चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था, देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। लेकिन सुहाग रात के अगले दिन पुनीत की माँ का देहांत हो गया था। माँ की वजह से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था, अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, काम वाम कुछ आता तो है नहीं इसे, फालतू में पैसे लेता है बस। पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। पुनीत को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था। रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ नहीं रही। पुनीत चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहाँ मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी, समझा? मंजू ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी ही क्यों की? इसके दिमाग में गोबर है गोबर, कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू में हर महीने पैसा मिलता है इसे, लेकिन और नहीं। निकल जाओ यहाँ से। रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीत और मंजू को घर से निकाल दिया। शीतल ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी तू, इतने सारे बर्तन लगेंगे, खाना तो तुझे सूखे चावल ही है, इसमें ही हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शीतल को पता होता, तब शायद वो हांडी भी ना देती। जो भी मिला उसे समेटकर पुनीत और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए। मंजू माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में बचपन से ही मैं बाल बुद्धि हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे, सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मंजू? न मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर, हम कहाँ रहेंगे? क्यों? फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मंजू ने फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं साहब, पैसे दे दो साहब। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो देखो इन्हें, इनको बस मुफ्त का खाना चाहिए, हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई कोई काम क्यों नहीं करता तो है? हमें काम कौन देगा साहब, आप देंगे? नहीं नहीं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं। वो आदमी भी वहां से चला गया। लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था। पास ही में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीख मांगता था। उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई। बंटी कभी पाव तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा। भाई ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। अच्छा वो कैसे? कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की, मैं तो यही करता हूँ। पुनीत को यह आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपए भीख में मिले। मंजू खुश हो गई। अरे बंटी, तुझ में तो बहुत अकल है, तेरी वजह से आज हमें इतना पैसा मिला। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया, मैं चिकन लाता हूँ। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। पुनीत 1 किलो चिकन ले आया और मंजू लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ, और कुछ है भी तो नहीं। मंजू ने उसी के अंदर अदरक, लहसुन, नमक और सरसों का तेल, हल्दी और मिर्च डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी।
घंटों भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है। स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है। मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी। हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना। भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने, इसी व्यापार में लगा देता हूँ पैसा। आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, है? बहुत स्वादिष्ट चिकन था ये। वाह। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी। बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहित के होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये कहानी है राघव की। राघव का गांव पहाड़ी क्षेत्र में था, पहाड़ों और वादियों से ढका हुआ, जहां पूरे साल ठंड पड़ती थी। वो गांव हर दिन बर्फ की चादर में लिपटा रहता। राघव एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनी थी और उसका 6 महीने का एक बेटा चीनू था। राघव हर रोज जंगल से अपने घर के लिए लकड़ियां काटकर अपने खच्चर पर लाद कर ले आता, जिससे रोज आग जलाकर वो हाथ सेकते और घर को गर्म रखते। ठंड से बचने का यही एकमात्र उपाय था। अधिकतर गांव वालों के पास हीटर था, लेकिन राघव का परिवार गरीब था, इसलिए वो हीटर नहीं खरीद सकते थे, तो उसकी जगह वो लकड़ियां जलाकर अपना गुजारा करते। पर एक दिन जंगलों की कटाई पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक नियम लागू किया, जिसमें जंगलों की लकड़ियां काटना गैर कानूनी हो गया। एक दिन राघव अपने दोस्त केशव और किशोर के साथ बैठा था। वो आग लगाकर बैठे थे और हाथ सेक रहे थे। तभी केशव बोला, अरे भाइयों, तुमने ये खबर पढ़ी क्या कि अब सरकार ने जंगलों से लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है, और अगर कोई काटता हुआ पकड़ा गया तो उस पर कड़ी सजा भी है। हाँ भाई, अब बताओ, ये इतनी ठंडी जगह है, यहाँ लोग हर रोज लकड़ियां जलाते हैं, तब जाके थोड़ी आग से गर्मी और राहत बनी रहती है। बिना लकड़ियों के तो आग ही नहीं जलेगी, लोग ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। भाई भैया, हमारे गांव में तो गैस सिलेंडर हीटर सब है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है लकड़ियों की। अरे भाई साहब, सब तुम्हारी तरह सुखी और संपन्न थोड़ी हैं। क्यों राघव, अब कुछ सोचा है तूने, क्या करेगा? हीटर खरीद ले भाई, लकड़ियों से गुजारा नहीं हो पाएगा। ठंड देख रहा है कितनी पड़ रही है। मुझे तो इसकी ही ज्यादा चिंता है। लकड़ियां नहीं मिलेंगी तो आग नहीं जला पाएंगे, और बिना आग के तो यहाँ गुजारा नामुमकिन है। आदमी भूख से बाद में ठंड से पहले मर जाएगा, और इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास कि बाजार से हीटर खरीद के ले आऊं। तो भाई तू लकड़ी का हीटर ले ले। लकड़ी का हीटर मतलब? तुझे नहीं पता है? लकड़ी के हीटर के बारे में नहीं पता? काफी लोग कहते हैं कि उस काली पहाड़ी पर एक पेड़ है, उस पेड़ की ये खासियत है कि उसकी टहनियों को अगर तुम एक बार भी जला दो तो वो महीनों महीनों तक एक ही तापमान में जलती रहती है, और उन लकड़ियों से
धुआं भी नहीं निकलता। और ऐसा सुना है कि वो पेड़ दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। उनकी टहनियाँ नीले रंग की होती हैं और पत्ते गुलाबी रंग के। क्या यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है? वो पेड़ पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मिलता है और वहाँ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ जंगल घना हो जाता है। वहाँ एक से एक खतरनाक जंगली जानवर हैं और अगर तू उनसे भी बच गया तो उस पेड़ की रखवाली वहाँ के आदिवासी करते हैं। वो तुझे जान से मार देंगे। तो वहाँ जाना तो मौत को दावत देना है और आज तक वहाँ कोई जा भी नहीं पाया है। हाँ, पर अगर कोई लकड़ियाँ लेकर आ जाए तो उसको किसी हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कभी। राघव उनकी बातें सुनता है पर बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। घर की तरफ जाते जाते राघव अपने दोस्तों की बातें सोचता हुआ जाता है। राघव अपने घर पहुँचता है तभी उसकी बीवी सुनिधि अपने बच्चों को गोद में लिए दरवाजे पर आ जाती है और पूछती, क्या हुआ जी, आप लकड़ियाँ लाए? लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? सरकार ने रोक लगा दी है पेड़ काटने पे। तो बिना लकड़ियों के खाना कैसे बनेगा और आग कैसे जलेगी? बिना आग के तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। कहीं न कहीं से लकड़ियों का जुगाड़ करिए या शहर से हीटर खरीद कर लाइए। अरे कम से कम चीनू की तो फिक्र करो, बिना आग के तो इसकी ठंड से बुरी हालत हो जाएगी। चीनू की चिंता मुझे भी है, पर क्या करूं? ना इतने पैसे हैं कि हीटर खरीद सके, न लकड़ियां मिल रही हैं। पर तुम चिंता न करो, आज भर गुजारा कर लो, कल देखता हूँ मैं कुछ। राघव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात में सोते समय राघव के मन में सिर्फ किशोर और केशव की बातें घूम रही थी। आखिर में वो सोच लेता है कि अगले दिन वो उस पहाड़ पर जाएगा और उस अनोखे पेड़ की लकड़ियां लेकर आएगा। अगली सुबह होती है। राघव सुनिधि को बिना बताए अपने खच्चर को अपने साथ लेकर उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। राघव पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता है। वो जितना ऊपर की तरफ जाता जंगल उतना ही खूबसूरत और खतरनाक हो जाता। उसे जगह जगह पर जहरीले सांप और तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई आती हैं। लेकिन राघव संभल कर चलता रहता है पर रुकता नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी की तस्वीर रहती है, जो अगर वो लकड़ियां नहीं ले जा पाएगा तो उसके परिवार के लिए जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे वो हर खतरों से लड़ता पहाड़ी के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां पर वो पेड़ पाए जाते हैं। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े आकार के पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ की पत्तियां गुलाबी व टहनियां नीले रंग की होती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और बाकी पेड़ों से अलग भी था। धीरे धीरे वो जैसे अपनी नजर घुमाता उसे चारों तरफ वही अनोखे पेड़ दिखाई पड़ते। ये देख राघव सोचता है, लगता है यही वो अनोखे पेड़ हैं जिनकी बातें किशोर और केशव कर रहे थे। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से इन लकड़ियों को काट लेता हूँ और इन्हें खच्चर पर लाद कर गाँव ले चलता हूँ। ये बोलने के बाद राघव अपने काम पर लग गया। वो फटाफट लकड़ियां काटने लगा। तभी उसे किसी के भागने की और अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, मानो जैसे बहुत से लोग चिल्लाते हुए राघव की तरफ आ रहे हो। राघव जब तक कुछ सोचता तब तक राघव के चारों तरफ आदिवासी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। उन सबके हाथों में नुकीले औजार होते हैं। राघव उन्हें देखकर डर जाता है, मानो उसने अपनी मृत्यु देख ली हो। आदिवासियों ने राघव के हाथ में कुल्हाड़ी देखी। वे लोग राघव को उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे छोड़ो, अरे कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो रे। आदिवासी राघव को उठाकर अपने साथ कबीले में ले जाते हैं। राघव उनके कबीले को देखता है। सब मिलकर राघव को ले जाकर अपने सरदार के पास खड़ा कर देते हैं। सरदार, ये इंसान हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहा था। हम इसे पकड़ कर आपके पास लाए हैं। बताइए क्या किया जाए इसका? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की, और यहाँ आकर तुम हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहे थे ताकि नीचे जाकर तुम लोग उसे बेचकर उसका कारोबार कर सको? नहीं नहीं, रुक जाए, मेरी बात तो सुने। जिसके बाद राघव अपनी सारी परेशानियां सरदार को बताता है। सरदार उसकी सारी बातें सुनता है। हम नहीं जानते कुछ भी। मैं तुमको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, वरना तुम औरों को भी लेकर आ जाओगे और धीरे धीरे तुम लोग हमारे अग्नि वृक्ष को खत्म कर दोगे। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। ये पेड़ हमारे जीने का आधार है, इसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। यहाँ पूरे साल बर्फ पड़ती है, सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल हो जाता है।
हमारे पास आग जलाने का कोई साधन नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम पत्थर से आग जलाते हैं। अगर ये पेड़ तुम लोगों की नजर में आ जाएगा तो तुम लोग इसका गलत इस्तेमाल करोगे। अभी राघव कुछ सोचता है और फिर बोलता है, अगर मैं आपको आग जलाने का एक आसान तरीका दे दूं तो? मतलब आप जो लकड़ियों और पत्थरों से आग जलाते हो ना, उसकी जगह एक ऐसा साधन दे दूं जिससे आसानी से आग जल जाए तो? सरदार राघव की बात समझ नहीं पाता। तभी राघव अपने पॉकेट से एक लाइटर निकालता है और नीचे पड़ी लकड़ी को लाइटर की मदद से एक झटके में जला देता है। सभी लोग ये देखकर अचंभित रह जाते हैं। ये कैसे किया तुमने? ये धातु हमें दे दो। हाँ दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं आपकी मदद करूंगा तो आप भी मेरी मदद करेंगे। क्या आप मुझे इस अग्नि वृक्ष की लकड़ियाँ देंगे? हाँ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुमको कि अग्नि वृक्ष की लकड़ियों को तुम सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करोगे, और ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे और अपने तक ही रखोगे, और इसके बदले तुमको ये धातु हमें देना पड़ेगा। राघव उसकी सारी बातें मान लेता है और सरदार उसको लाइटर के बदले ढेर सारी लकड़ियां दे देता है, जिसे राघव अपने खच्चर पर लाद कर अपने गांव ले आता है और बिना किसी को बताए वो उन लकड़ियों का इस्तेमाल करता है और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगता है। इस लकड़ी की खास बात ये थी कि ये अग्नि वृक्ष की लकड़ी जलने के बाद कभी राख नहीं बनती थी। इसे जितना मन उतना जलाया जा सकता था और बुझाया जा सकता था। इस तरह राघव और उसके परिवार का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए।